अगले दिन वे इवेंट में पहुंचते हैं और मैरिन वहां सभी कॉस्प्लेयर्स को देखकर दंग रह जाती है। वह गोजो को फिर से उसकी डेब्यू में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वह भीड़ की वजह से विचलित है। मैरिन पूछती है कि क्या हुआ। गोजो स्वीकार करता है कि वह इतनी सारी लड़कियों के बीच घबराहट, ऑकवर्ड महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि हर कोई उसे घूर रहा है। मैरिन मजाक करती है कि वे शायद सिर्फ उसके शानदार कॉस्ट्यूम को देख रहे हैं, लेकिन गोजो को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अंडर ड्रेस्ड है। उसे खुश करने के लिए मैरिन खेल खेल में अपने प्लॉट्स पकड़कर उन्हें हिलाती है, फिर उसे मुख्य प्लाजा में खींच ले जाती है। वहां कैमरे वाला एक रैंडम बंदा उसे शिजुको के रूप में पहचान लेता है और फोटो के लिए पूछता है। मैरिन ध्यान पाकर रोमांचित है। गोजो उसे जगह देने के लिए पीछे हट जाता है और वह आसानी से कैरेक्टर में बदल जाती है। बाद में वह उस फोटोग्राफर के साथ एक सेल्फी भी लेती है जो उसके इतने करीब होने पर फ्लस्टर्ड हो जाता है। उसका टॉप नॉच कॉस्प्ले देखकर और फोटोग्राफर लाइन लगाने लगते हैं। गोजो उसे अटेंशन एंजॉय करते हुए देखता है। वह देखता है कि कैसे हर कोई अपनी पसंद के कैरेक्टर को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। जब वह मैरिन की ओर मुड़ता है तो उसे गर्व महसूस होता है कि उसने उसे यहां तक पहुंचने में मदद की, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब जबकि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, शायद वह फिर कभी मैरिन के साथ इस तरह समय नहीं बिता पाएगा। वह महसूस करता है कि अगर मैरिन इतनी ओपन और उत्साही नहीं होती तो वह कभी स्कूल के बाद घूमने या अपने कमरे में पहली बार किसी लड़की के होने जैसी स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। वह हर पल को एक बीतते हुए सपने की तरह महसूस करता है। तभी मैरिन उसकी ओर देखती है और एक बड़ी मुस्कान देती है, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह दौड़कर उसके पास आती है और कहती है कि उसे खुशी है कि वह चुपके से भाग नहीं गया, लेकिन अचानक वह स्वीकार करती है कि उसका कॉस्ट्यूम बिखर रहा है। गोजो पूछता है कि क्या हुआ और मैरिन कबूल करती है कि उसने शिजुको के फिगर से मेल खाने के लिए 2 स्पेशल ब्रा पहनी थी और अब उसके मेलन्स बर्स्ट आउट होने वाले हैं। वह यह भी शिकायत करती है कि मोटा कपड़ा बहुत गर्म है और वह ओवरहीट हो रही है। गोजो को एहसास होता है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने ही भारी मटेरियल चुना था। वे ठंडा होने के लिए अंदर जाते हैं और एक सीढ़ी पर रुकते हैं। मैरिन कहती है कि वह चेंजिंग रूम तक नहीं पहुंच पाएगी और गोजो उसे एक कूलिंग पैच और पसीना पोंछने के लिए तौलिया देता है। मैरिन अपनी नेकटाई खोलती है जिससे वे ट्विन पपीज दिखाई देते हैं जिनकी सभी पुरुष लालसा करते हैं, और वह घबराकर दूसरी तरफ देखने लगता है। वह ऑनलाइन सलाह चेक करता है जहां हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भारी कपड़े उतारने का सुझाव दिया गया है। मैरिन बेफिक्र होकर उसे ड्रेस की जिप थोड़ी खोलने के लिए कहती है। गोजो हिचकिचाता है, लेकिन उसे असहज देखकर वह लॉक्स द एफ इन और जिप को थोड़ा नीचे खींचता है। मैरिन राहत में हैप्पी नॉइजेस निकालती है और गोजो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाता है। फिर वह गोजो से अपनी पीठ पोंछने के लिए कहती है। जब वह राहत से चिल्लाने स्क्वील लगती है तो वह उसे आवाज धीमी करने के लिए कहता है, इससे पहले कि कोई सोचे कि गोजो जूनियर बनाया जा रहा है। वह हवा आने देने के लिए अपने शॉर्ट्स उठाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसने नीचे असली शॉर्ट्स पहने हैं। और गोजो गर्मी की समस्या को ठीक करने के लिए बाद में ड्रेस में बदलाव करने का वादा करता है। बाहर जाने से पहले मैरिन कहती है कि उसे एक आखिरी काम करना है। प्लाजा में वापस आकर वह उस महिला को ढूंढती है जिससे उसने पहले बात की थी और भाग जाने के लिए माफी मांगती है। वह फोटो के आखिरी राउंड के लिए पोज देती है और महिला तस्वीरें खींचना शुरू करती है, लेकिन तभी जैसे ही फ्लैश जलता है, हवा मैरिन की स्कर्ट को ऊपर उठा देती है। महिला घबरा जाती है और तस्वीर डिलीट करने का वादा करती है, लेकिन मैरिन को केवल एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें वह कैमरे की तरफ देख रही हो। इवेंट के बाद मैरिन और गोजो घर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। मैरिन उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे फिर से धन्यवाद देती है और गोजो उसे ऐसे अविस्मरणीय दिन के लिए धन्यवाद देता है। वह थोड़ा दुखी दिखने लगता है, यह सोचकर कि शायद यह उनके साथ रहने का अंत है। लेकिन फिर गोजो को आश्चर्यचकित करते हुए मैरिन उससे पूछती है कि उसे अगला कॉस्प्ले किसका करना चाहिए। ये सोचकर कि यह सिर्फ एक बार की बात थी, गोजो उससे पूछता है कि क्या शिजुको काफी नहीं है। मैरिन हंसती है और उसे बताती है कि उसके बहुत सारे पसंदीदा कैरेक्टर हैं। जब वह उनके बारे में बड़बड़ाती है तो गोजो फिर से मुस्कुराने लगता है, यह महसूस करते हुए कि वह उसके साथ घूमना जारी रखेगा। मैरिन उसके चेहरे के भाव को पकड़ लेती है और उसे इसके बारे में चिढ़ाती है। गोजो स्वीकार करता है कि वह बस उसके साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक है। मैरिन मुस्कुराती है और कहती है कि वह मदद के लिए उसे एक मैनेक्विन पुतला भी खरीद कर देगी। वह उसे इसका एक उदाहरण दिखाने के लिए मुड़ती है, लेकिन देखती है कि वह उन सभी रातों के बाद पहले ही आधा सो चुका है जो उसने जाग कर काटी थी। मैरिन इस बारे में बात करना शुरू करती है कि उसे कितना मजा आया, लेकिन गोजो मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाता है। अचानक सोने से ठीक पहले गोजो मैरिन की ओर देखता है, उसे उसके शिजुको कॉस्ट्यूम में देखता है और उसे बताता है कि वह सुंदर है। मैरिन जम जाती है और उसे याद आता है कि गोजो ने एक बार कहा था कि वह केवल उन्हीं चीजों के लिए सुंदर शब्द का इस्तेमाल करता है जो उसके लिए वास्तव में स्पेशल है। उसके शब्द उसके चेहरे को लाल कर देते हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने अभी उससे क्या कहा है। इस बीच वह उसके बगल में शांति से सो रहा है। बाद में वे गोजो के घर वापस जाते हैं। मैरिन विग धोने की पेशकश करती है क्योंकि उसने इसे पहना था और गोजो देखभाल के निर्देश केयर इंस्ट्रक्शंस जोर से पढ़ता है, जबकि मैरिन हर स्टेप को फॉलो करती है। जैसे ही वह लिस्ट के माध्यम से जाता है, मैरिन को एहसास होता है कि यह आश्चर्यजनक रूप से आसान है। वह उसे बताने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसे देखकर जम जाती है और वह उसे एक अलग नजरिए से देखने लगती है, अब एक ऐसे आदमी के रूप में जो उसके डोमेन को दूसरे गोजो से बेहतर एक्सपैंड कर सकता है। इस बीच मियोरी काओरू को
घर ले जा रही है। खेल खेल में उसे चिढ़ा रही है कि वह कैसे बेहोश हो गया। वह मजाक करती है कि गोजो जैसे किशोर लड़कों के लिए लड़कियों की स्टॉकिंग्स को अपने गुनिंग मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करना सामान्य है। जब कारू आखिरकार घर में घुसता है तो उसे झटका लगता है। सबसे पहली चीज जो वह देखता है वह है गोजो एक बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पकड़े हुए उसका स्वागत कर रहा है। उसके बाद मरिन और कारू चिल्लाता है, यह सोचते हुए कि उसके जाने के दौरान किसी ने वॉल्स व्हाइट पेंट कर दी है। बाद में कारू चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और गोजो उसे आश्वासन देता है कि वे कुछ भी अजीब नहीं कर रहे थे और कारू उस पर विश्वास करता है। जब बूढ़ा आदमी ड्रेस देखता है तो वह गोजो के शानदार काम के लिए उसकी तारीफ करता है और गोजो विनम्रता से स्वीकार करता है कि उसे अभी भी बहुत सुधार करना है, क्योंकि वे दोनों ड्रेस का अधिक बारीकी से निरीक्षण करने लगते हैं। मरिन उन्हें चुपचाप देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह से गोजो के प्यार में पड़ गई है और चाहती है कि उसके बच्चे हों। वह इस बात से छटपटाने लगती है कि वह अपने दादाजी के साथ बातचीत करते हुए कितना क्यूट लग रहा है, जब तक कि अचानक उसका पेट एक तेज गुड़गुड़ाहट के साथ उसे धोखा नहीं दे देता। गोजो पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और साउरू उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता है। उस शाम मरिन खुशी खुशी गोजो का बनाया खाना खाती है और किचन में अद्भुत होने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। गोजो समझाता है कि उसे खाना बनाना सीखना पड़ा क्योंकि उसके माता पिता बहुत समय पहले गुजर गए थे, और मरिन कहती है कि वह भी उसी नाव में सवार है। वह बताती है कि उसकी माँ बीमारी के कारण कर्जे ग्रास और डाउन अंडर छू चुकी हैं और उसके पिता को काम के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए वह अपने दम पर रहती है। चिंतित होकर कारू पूछता है कि क्या वह ठीक से खा रही है। मरिन उसे आश्वासन देती है कि वह खा रही है और अस्वस्थ भोजन की एक बेहद खराब प्लेट की तस्वीर दिखाकर इसे साबित करती है। गोजो हल्का सा सदमे में दिखता है जबकि चाउरू पूछता है कि क्या वह ठीक है। मरिन हंसती है और कहती है कि वह रोज दूध और दही पीती है, लेकिन कारू जोर देता है कि वह भोजन के लिए अक्सर उनके साथ शामिल हो, और वह सहमत हो जाती है। रात के खाने के बाद गोजो उसे स्टेशन तक छोड़ता है और उसे देर तक बाहर रखने के लिए माफी मांगता है, लेकिन मारिन उसे आश्वासन देती है कि जब वे अलग होने वाले होते हैं तो उसे बहुत मजा आया। शर्माते हुए मरिन उसे विदाई देती है और एक बड़ी मुस्कान के साथ भाग जाती है। घर जाते समय ट्रेन में मरिन सोचती है कि वह इतनी बेचैन क्यों महसूस कर रही है। उसे याद आता है जब गोजो ने अपने दादाजी को बताया था कि उन्होंने कुछ भी अनुचित नहीं किया, और सोचने लगती है कि क्या होगा अगर उन्होंने कुछ फ्रीकी किया। अगले दिन एक लड़की आश्रय लेने के लिए मूसलाधार बारिश में कारू की दुकान की ओर दौड़ती है। जब कारू उसे बाहर भीगा हुआ देखता है तो वह मान लेता है कि वह गोजो की सहेलियों में से एक होगी और उसे अंदर आमंत्रित करता है। बाद में गोजो स्कूल से घर आता है और कारू उसे बताता है कि वह बाहर जा रहा है और एक दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। गोजो कंफ्यूज है क्योंकि उसका केवल एक ही दोस्त है और मेरिन काम पर है। वह घबरा जाता है यह सोचकर कि यह चोरी हो सकती है और चेक करने के लिए दौड़ता है। जब वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो उसे एक अजनबी लड़की अपने प्लॉट आर्मर के बिना मिलती है। वह पानी पर फिसल जाती है और गिर जाती है। अनजाने में उसे वह दिखा देती है जिसके लिए पुरुष युद्ध में जाते हैं। यह दृश्य गोजो को याद दिलाता है जब उसने एक बार अपने दादाजी से पूछा था कि उनकी हिना डॉलज के बाल क्यों नहीं है, और कारू ने समझाया था कि सिर अलग से बनाए जाते हैं। यही वजह है कि गुड़िया इस रहस्यमयी लड़की की तरह चिकनी थी। शांत होने के बाद गोजो उस कार्डबोर्ड मेलन स्ट्रेंजर से माफी मांगता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। वह जानना चाहती है कि क्या वही है जो कॉस्ट्यूम बनाता है, और गोजो मान लेता है कि वह हिना डॉल के कॉस्ट्यूम की बात कर रही है। गोजो एक नोटबुक पकड़ता है और उसका नाम और स्कूल पूछता है। वह अपना परिचय साजुना के रूप में देती है और गोजो यह जानकर चौंक जाता है कि वह वास्तव में उससे बड़ी है। वह कहता है कि वह तुरंत कुछ कॉस्ट्यूम चेक कर सकती है और यह साजुना को उत्साहित करता है। लेकिन जब गोजो उसे हिना डॉल डिस्प्ले रूम में ले जाता है तो साजुना कंफ्यूज हो जाती है कि गोजो उसे किस तरह का बकवास दिखाने ले जा रहा है। थोड़ा और देखने के बाद वह स्वीकार करती है कि गुड़ियों पर कपड़े अच्छे हैं, लेकिन पूछती है कि वह उसे यह क्यों दिखा रहा है। गोजो उसे याद दिलाता है कि यह एक हिना डॉल की दुकान है, लेकिन सजुना मैरिन की एक फोटो निकालती है और कहती है कि उसे उस जैसा कॉस्प्ले आउटफिट चाहिए। गोजो कहता है कि वह ऑर्डर नहीं लेता है, लेकिन साजुना अपना गुप्त हथियार निकालती है और उसे बिना कपड़ों के देखने के लिए फेड्स को रिपोर्ट करने की धमकी देती है जब तक कि वह मदद करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। एफबीआई, दरवाजा खोलो। अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। गोजो को एहसास होता है कि यह वही कॉस्प्लेयर है जिसका जिक्र मारिन ने किया था, वह जो कभी इवेंट्स में नहीं जाती। गोजो पूछता है कि उसे उसका घर कैसे मिला और सजुना समझाती है कि उसने मरीन की कॉस्प्ले पोस्ट देखी, कॉस्प्ले इवेंट में उनका पीछा किया और गोजो को उसके घर तक ट्रैक किया। गोजो तुरंत मारिन को अपने मेहमान के बारे में टेक्स्ट करता है और वह कुछ ही पलों बाद आ जाती है अपने कॉस्प्ले आइडल पर जबरदस्त फंगरिंग करती हुई। मारिन साजुना पर तारीफों और सवालों की बौछार कर देती है जो साजुना को डरा देता है, और जब गोजो मारिन को सूचित करता है कि साजुना उसके कॉस्प्ले की प्रशंसक है तो मारिन परम सुख अल्टीमेट हैप्पीनेस में पहुंच जाती है और साजुना पर और भी अधिक तारीफें फेंकती है। शांत होने के बाद साजुना गोजो से उसे एक शियोन द मैजिकल गर्ल कॉस्ट्यूम बनाने के लिए कहती है। मारिन चमक उठती है और कैरेक्टर और उस एनीमे के बारे में सब कुछ समझाना शुरू कर देती है जिससे वह है। सजुना हैरान है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरिन को अपनी चीजों के बारे में पता होगा।
और शुरू में उसने सोचा था कि मैरिन केवल एक होई थी जो अपने ऑनलाइन दर्शकों के लिए कॉस्प्ले पहनती थी। गोजो उल्लेख करता है कि मैरिन शान को बहुत प्यार करती है, उसके पूरे बैग पर उसका मर्च लगा हुआ है। सजुना पूछती है कि मैरिन उसका कॉस्प्ले क्यों नहीं करती, और मैरिन समझाती है कि उसके प्लॉट शायन के मासूम लुक को निभाने के लिए बहुत मोटे हैं और वह कभी भी अपने पसंदीदा कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुनकर सजुना को एहसास होता है कि मैरिन उस तरह की कॉस्प्लेयर है जिसका वह सम्मान करती है और कठोरता से जज करने के लिए आंसुओं के साथ तुरंत माफी मांगती है। जैसे ही सजुना जाने के लिए तैयार होती है, वह गोजो की संपर्क जानकारी मांगती है ताकि वह अधिक विवरण और अपने माप भेज सके। फिर वह कैजुअली मैरिन से कहती है कि गलतफहमी न पाले और उसे आश्वासन देती है कि वह उसके बेबी डैडी को निशाना नहीं बना रही है। गोजो तुरंत रिकॉर्ड सही करता है कि वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं और शर्मिंदगी में भाग जाता है। सजुना गलतफहमी के लिए माफी मांगती है और कंफ्यूज हो जाती है जब वह देखती है कि गोजो के पूरी तरह से सिंगल होने की बात सुनकर मैरिन कितनी खुश है। मैरिन वास्तविकता में वापस आती है और सजुना से पूछती है कि क्या वह कभी साथ में कॉस्प्ले करना चाहेगी, लेकिन सजुना उसके ऑफर को तुरंत अस्वीकार कर देती है। जब गोजो वापस आता है तो वह मैरिन को उत्साहपूर्वक सजुना को उसके साथ ग्रुप कॉस्प्ले करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए पाता है, लेकिन सजुना कहती है कि वह केवल सोलो कॉस्प्ले में रुचि रखती है और पहले से ही अकेले स्टूडियो किराए पर लेने की योजना बना रही है। मैरिन कल्पना करती है कि सजुना स्टूडियो में कितनी क्यूट लगेगी और साथ आने की भीख मांगती है। सजुना उसके ऑफर्स को ना कहती रहती है जब तक कि मैरिन स्टूडियो की फीस आधी करने का ऑफर नहीं देती। गोजो भी इसमें शामिल होने का ऑफर देता है, कहता है कि उसे मैरिन के मेकअप और पलकों में मदद करने के लिए वैसे भी वहां रहना होगा। ये सुनकर सजुना को एहसास होता है कि वह स्टूडियो पर पैसे बचा सकती है और अतिरिक्त नकदी का उपयोग कॉस्ट्यूम पर कर सकती है, इसलिए वह सहमत हो जाती है। मैरिन मनाती है जब सजुना ने अपना मन बदल लिया और गोजो कहता है कि वह रेफरेंस लेने के लिए एनीमे भी देखेगा। सजुना पूछती है कि क्या तस्वीरें और रेफरेंस आर्ट काफी नहीं है, लेकिन गोजो समझाता है कि उसे कैरेक्टर्स को व्यक्तिगत रूप से जानना पसंद है। वह आगे कहता है कि उसे उसका कॉस्ट्यूम सही पाने के लिए मैरिन के एक्स रेटेड गेम क्लिप देखने पड़े थे। जब गोजो शो देखने के लिए सर्च करता है तो मैरिन उसे अपना पूरा डीवीडी बॉक्स सेट उधार देने का ऑफर देती है। गोजो उसका ऑफर सुनकर राहत महसूस करता है जब तक कि वह उसे नहीं बताती कि इसमें 100 से अधिक एपिसोड हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।